दोस्तों, आप लोग इमेजिन करो कि आप एक जेल में कैद हो जहां से भागना लगभग नामुमकिन है। इस जेल में आपको पूरी जिंदगी बितानी है और वो भी उस जुर्म के लिए जो आपने किया ही नहीं है। साथ ही साथ इस जेल का जो सबसे बड़ा गैंगस्टर या कैदी है वो आपकी जान लेना चाहता है, तो आपको 24 घंटे सतर्क भी रहना है। कुछ इसी तरह की कहानी है हमारे आज के मुख्य किरदार की, जो इस जेल से भागने का प्लान बनाता है। लेकिन क्या वो इस जेल को ब्रेक करने में कामयाब होता है? ये जानने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आप लोग अगर बाकी यूट्यूबर्स के सेम कंटेंट को देख के बोर हो चुके हैं और आपको इसी तरीके की रोमांचक कहानियां सुननी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, ताकि मैं अगली बार जब भी वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आपको दिखाई दे। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो आपके सब्सक्राइब की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। 1985 का वो दिन जब 10 साल का रेजी अपने परिवार के साथ लॉस एंजलिस के एक खतरनाक इलाके में आकर बस गया। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये शुरुआत उसे एक अंधेरी राह पर ले जाएगी। रेजी का बड़ा भाई 15 साल का था और वो जल्द ही एक खतरनाक गैंग में शामिल हो गया। रेजी अपने भाई को देखता उसकी जिंदगी में आई नई रौनक को महसूस करता। पैसा, ताकत और सड़कों पे दबदबा, ये सब उसे आकर्षित करता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। दुश्मन गैंग के सदस्यों ने अचानक से हमला कर दिया। गोलियों की आवाज, चीख पुकार और फिर सन्नाटा। कैनी वही सड़कों पे गिरा पड़ा था। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और रेजी के सामने उसका भाई इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। इस घटना ने रेजी को अंदर तक हिला दिया। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन नहीं लगता। धीरे धीरे वो भी अपराध की दुनिया की ओर खींचा चला गया। 16 साल की उम्र में रेगी पहली बार गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने उसे सड़क पर रोकने की कोशिश की और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। फिर दूसरी बार हथियार रखने के आरोप में पकड़ा गया। अब वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में डूब चुका था। फिर आया वो दिन जिसने रेगी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रेगी 19 साल का था और एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुका था। एक आदमी की लाश मिली थी एक कुख्यात ब्रोथल के पास। पुलिस ने रेगी को आरोपी बना दिया और कोर्ट ने उसे दोषी करार कर दिया। रेगी चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई और भेज दिया गया अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल में से एक, कैलिफोर्निया स्टेट प्रिजन में। जेल की ओर जाते हुए बस में बैठा रेजी सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। उसने सुना था कि ये जेल एक जंगल की तरह है, जहाँ सबसे मजबूत ही जिंदा रह पाता है। जैसे जैसे बस जेल के करीब पहुँचती गई, रेजी का दिल धड़कने लगा। दूर से ही वो देख सकता था विशाल दीवारें, कांटोदार फेंस और चारों तरफ सन्नाटा। ये जगह वाकई में दुनिया से कटी हुई लग रही थी। बस ने पहला गेट पार किया और रेजी को एक तेज बदबू महसूस हुई। जानवरों की भीड़ से आ रही ये बदबू इतनी तीखी थी कि उसका दम घुटने लगा। उसने अपना सर नीचे कर लिया, लेकिन बदबू से बचना नामुमकिन था। फिर बस ने एक और बड़ी फेंस पार की। रेजी ने देखा कि ये फेंस बिजली से चार्ज थी। अगर कोई इसे छूता तो तुरंत उसकी मौत हो जाती थी। रेजी समझ गया कि यहाँ से भागने की कोई उम्मीद नहीं है। बस रुकी और गार्ड्स ने कैदियों को एक एक कर बाहर निकाला। रेजी ने देखा कि जेल के बाहर की यार्ड में पुराने कैदी उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखों में कोई रहम नहीं था। कैदियों को इंस्पेक्शन रूम में ले जाया गया। वहाँ पूरी तरह से उन्हें नंगा किया गया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने कुछ छुपा कर नहीं लाया है। फिर उन्हें जेल के कपड़े दिए गए और रेजी को उसके सेल में ले जाया गया। 4 दीवारें, सीमेंट की छत और कोई खिड़की नहीं। दरवाजा भी लोहे का बना हुआ था, जिसमें एक छोटा सा छेद था, जिसकी मदद से ये दरवाजा बाहर से खोला या बंद किया जा सके। ये सेल एक कब्र जैसी थी। इस सेल में एक डबल बेड, एक सिंक और एक टॉयलेट था। रेजी ने देखा कि नीचे वाले बेड पे कोई सो रहा है। यह उसका सेलमेट था। रेजी ने उससे नजरें चुराई, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि ये वाकई में कौन है। वो खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए रेजी सीधा ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर वाले बेड पे जाकर लेट गया और छत को घूरता रहा। सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। उसे पता था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे हर किसी से सावधान रहना होगा। पहले ही हफ्ते में रेजी ने देखा कि ये जगह कितनी खतरनाक है। एक रात कुछ कैदी उसके सेल में घुस आए और उसके सेलमेट ने उनका स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन वो उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे मारा और फिर उसके साथ बलात्कार किया। रेजी अपने बेड पर लेटा रहा और आंखें बंद करके ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि वो सो रहा है, और वो अंदर से डर गया था। लेकिन वो ये जानता था कि अगर वो कुछ करता तो वो उसे भी नहीं छोड़ते।
इस घटना के बाद रेजी ने फैसला किया कि उसे अपनी रक्षा के लिए कुछ करना होगा। उसने देखा बहुत से कैदियों के पास हाथ से बनाए गए चाकू हैं। उसने भी अपना चाकू बनाने का फैसला किया। अपने टूथब्रश को पत्थर से रगड़ रगड़ कर उसने तेज कर दिया। अब उसके पास भी एक हथियार था। हर दिन कैदियों को बाहरी यार्ड में जाने की इजाजत मिलती। रेगी ने देखा ज्यादातर कैदी गैंग्स में थे। उसे लगा कि उसे भी किसी गैंग में शामिल होना चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके। लेकिन नए कैदियों के लिए गैंग में शामिल होना आसान नहीं था। उन्हें पहले अपने आप को साबित करना पड़ता। रेगी दूर से ही स्थिति का जायजा लेता रहा। वो किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है तो ये उसके लिए मौत का फरमान हो सकता है। लेकिन एक दिन जब वो यार्ड में घूम रहा था तब अचानक से एक गैंग ने उसे घेर लिया। उनका लीडर सबसे बड़ा था। वो रेगी के पास आया और उसे फेंस से सटा दिया। रेगी को लगा कि सारे कैदियों की नजर उस पर ही है। उसे याद आया कि उसके सेलमेट के साथ क्या हुआ था और उसे पता था कि वो अगर अभी कुछ नहीं करता तो उसके साथ भी वही होगा। एक पल में रेगी ने अपना शार्प किया हुआ टूथब्रश निकाला और उस बड़े आदमी के कमर में घोंप दिया। वो उसे मारना नहीं चाहता था, बस डराना चाहता था। ये एक संदेशा था, रेगी कोई आसान शिकार नहीं है। इस घटना के बाद रेगी की गिनती खतरनाक कैदियों में होने लगी। जल्दी एक गैंग ने उसे अपने में शामिल होने का न्योता दिया। रेगी ने राहत की सांस ली। अब उसके पास लोग थे जो उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन कैलिपर्टिया जेल में सभी गैंग्स एक आदमी के अंडर थे, एडिल क्लर्क, जिसे एल डियाबो यानी शैतान कहा जाता था। वो इस जेल का राजा था। सबसे खतरनाक और ताकतवर कैदी एल डियाबो के लिए जेल सिर्फ उसका घर नहीं बल्कि उसका बिजनेस भी था। ड्रग्स और अन्य रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की तस्करी का पूरा धंधा उसके नियंत्रण में था। उसने जेल के अंदर अपना एक छोटा सा साम्राज्य बना लिया था। हर कोई उससे डरता था, यहाँ तक कि गार्ड्स भी उसे स्पेशल फैसिलिटीज देते थे ताकि जेल में शांति बनी रहे। आप सोच रहे होंगे कि इसे शांति कैसे कहा जा सकता है, लेकिन मानो या ना मानो स्थिति इससे भी बदतर हो सकती थी। रेजी भी एल डियाबो से दूर रहने की कोशिश करता था। वो जानता था कि उसका ध्यान खींचना खतरनाक हो सकता है। सभी जानते थे एल डियाबो की कहानी, कैसे वो 13 साल की उम्र में एक हत्यारा बन गया था, कैसे उसने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था और उसके बेटे को मार डाला था। वो एक जन्मजात अपराधी था। अगले 4 सालों तक रेजी ने एक शांति जीवन जीने की कोशिश की। वो एल डियाबो से दूर रहा और किसी से दुश्मनी नहीं मोड़ी। इस दौरान उसने अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करता और उसका शरीर मजबूत और सॉलिड हो गया। 19 साल का दुबला पतला लड़का अब एक 24 साल का ताकतवर युवक बन गया था। शायद किस्मत ने उसे इसीलिए इतना मजबूत बनाया था क्योंकि आने वाले समय में उसे इस ताकत की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। इसी बीच एल डियाबो की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो शराब का एडिक्ट हो गया था और हर वक्त नशे में रहता था। हिंसा और नशे का मेल होता है तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। अब एल डियाबो के करीबी लोग भी उसे डरने लगे थे। बस एक गलत नजर और वो किसी को भी मार सकता था या चाकू घोंप सकता था या फिर उसके साथ बलात्कार कर सकता था। रेगी 4 साल तक एल डियाबो से बचने में कामयाब रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अक्टूबर 2000 में एक ऐसी घटना घटी जिसने रेगी को सीधा एल डियाबो के सामने ला खड़ा कर दिया। उस दिन कैदी बाहरी यार्ड में थे। अचानक से किसी ने कंकड़ उठाया और एक गार्ड के पीठ पर मार दिया। गार्ड्स ने तुरंत सभी कैदियों को जमीन पर लेटने का आदेश दिया ताकि वो तलाशी ले सके। तलाशी के दौरान गार्ड को जमीन पर एक हाथ से बनाया गया चाकू मिला। शायद किसी कैदी ने तलाशी से पहले इसे फेंक दिया था और गार्ड्स ने चाकू को उठाया और पूछा, ये किसका है? किसी भी कैदी ने जवाब नहीं दिया। हालांकि ये लोग जानते थे कि ये चाकू एल डियाबो के सबसे करीबी साथी का था, लेकिन अगर ये कोई गार्ड्स को बोलता तो ये अपनी मौत को न्योता देने जैसा होता। एल डियाबो, जो कि खुद जमीन पर लेटा था, उसने अपना सर उठाया और चारों ओर देखने लगा। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिस पर वो इल्जाम लगा सके और उसकी नजर रेगी पर पड़ी। रेगी उस वक्त जेल के बाहरी यार्ड में एक दीवार पर पेंट कर रहा था। जेल प्रशासन कैदियों को जेल के अंदर मैनुअल काम करने की इजाजत देती है। रेगी के हाथ में पेंट ब्रश थे। रेगी ने महसूस किया कि एल डियाबो की नजर उस पर टिकी हुई है। उसे पता था कि एल डियाबो उसके साथ कुछ बुरा करने की सोच रहा है। एल डियाबो ने अपने हाथ उठाए और रेगी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये चाकू इसी का है। उन कुछ सेकंड्स में रेगी के दिमाग में आगे की तस्वीरें घूमने लगी।
कि अगर उस पर हथियार रखने का आरोप लग जाता तो उसकी सजा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा था। लेकिन इससे कैदियों के बीच उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता। अगर वो एल डियाबो के झूठे आरोप को स्वीकार कर लेता तो सब उसे कमजोर समझने लगते। वो फिर से एक आसान शिकार बन जाता। उस पल रेगी ने जान लिया था कि जैसे पहले हफ्ते उसने हट्टे कट्टे कैदी का सामना किया था, उसी तरह अब उसे कैलेपेटिया जेल के शैतान का सामना करना होगा। जैसे ही गार्ड्स ने रेगी से चाकू के बारे में पूछा, उसका जवाब था नहीं, ये मेरा नहीं है। बस इतने ही शब्द थे, लेकिन इन्होंने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया। रेगी अब ऑफिशियली सबके सामने एल डियाबो का दुश्मन बन गया था। हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि गार्ड्स भी ये सोच रहे थे कि आखिर ये पागल एल डियाबो का सामना कैसे कर सकता है। उस घटना के बाद रेगी एल डियाबो से सीधे नहीं भिड़ा, लेकिन वो जानता था कि वो किस स्थिति में है। वो जानता था कि अब वो एल डियाबो का दुश्मन बन गया है। अगले कुछ हफ्तों तक रेगी हमेशा सतर्क रहा। वो हर पल ये सोचता रहा कि एल डियाबो और या उसके साथी उस पर हमला कर सकते हैं। रात में सोते वक्त भी वो चैन से नहीं सो पाता। जब भी वो बाहरी यार्ड में जाता तो उसकी नजर एल डियाबो और उसके करीबी साथियों पर ही टिकी रहती। वो हमेशा गार्ड्स के करीब रहने की कोशिश करता, या फिर ऐसी जगह जहां गार्ड्स की नजर उस पर बनी रहे, ताकि एल डियाबो या उसका गैंग उसे फंसा ना सके। लेकिन एक महीने बाद नवंबर 2000 में एक दिन रेजी बाहरी यार्ड में घूम रहा था और उसने देखा कि एल डियाबो सीधा उसी की तरफ आ रहा है। वो कहीं और नहीं जा रहा था, बल्कि सीधा रेजी की ही तरफ आ रहा था। रेजी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एल डियाबो उसके सामने आया और खड़ा हो गया। उसके बाद उसने अपने हाथ से रेजी का कंधा पकड़ लिया और अपनी जेब से एक चाकू निकाला और रेजी की कमर में घोंप दिया। ये कोई जानलेवा वार नहीं था, लेकिन एक दर्दनाक संदेशा था। एक ऐसा संदेशा जो कह रहा था कि रेजी के दिन इस जेल में अब गिने चुने हैं। तभी एल डियाबो ने चाकू रेजी के शरीर से बाहर निकाला और उसे घास में फेंक दिया और वहां से चला गया। रेजी ने अपना हाथ घाव पर रखा, क्योंकि काफी खून बह रहा था। जिन कैदियों ने ये सब देखा, उनमें से भी किसी ने रेजी की मदद करने की कोशिश नहीं की। सभी ने अपनी नजर दूसरी ओर फेर ली, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। यहाँ तक कि गार्ड्स ने भी रेजी की मदद नहीं की। रेजी अपने घाव पर दबाव डालता रहा। कुछ देर के बाद घंटी बजी, जो ब्रेक के खत्म होने का संकेत था। सभी कैदियों को अपनी सेल में वापस जाना था, लेकिन इससे पहले सभी कैदियों को गेट पे लाइन से खड़े होना था, ताकि उनकी तलाशी ली जा सके। गार्ड्स ये चेक करते थे कि कोई हथियार या रिस्ट्रिक्टेड आइटम अपनी सेल में ना ले जा रहा हो। ये एक रेगुलर तलाशी थी जो हर ब्रेक के बाद होती थी। सभी कैदी लाइन में खड़े हो गए। एल डियाबो भी सबसे आगे खड़ा था और रेजी उसके 3-4 कैदी पीछे खड़ा था। रेजी अभी भी अपने घाव पर दबाव डाल रहा था और उसे गार्ड से छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन घाव ही एकमात्र चीज नहीं थी जो रेजी छुपा रहा था। उसके पास एक चाकू भी था जो उसने बाहरी यार्ड से लिया था। उसने चाकू को एक छेद में छुपा रखा था और ब्रेक खत्म होने से पहले उसे निकाल लिया। अब वो लाइन में खड़ा था, अपनी जेब में चाकू के साथ तलाशी का इंतजार कर रहा था। एल डियाबो, जो कि लाइन में सबसे आगे खड़ा था, अब वो गार्ड्स के पास पहुंच चुका था। गार्ड्स ने उसे आगे से चेक किया और उसे पीछे मुड़ने को कहा, ताकि वो उसे पीछे से चेक कर सके। जब एल डियाबो पीछे मुड़ा, तब उसकी नजर पीछे खड़े कैदियों पर थी। रेजी भी उन्हीं कैदियों के बीच खड़ा था। एल डियाबो उसे नफरत और मजाक भरी नजरों से देख रहा था, जबकि गार्ड्स अभी भी उसकी तलाशी कर रहे थे। अचानक से रेजी लाइन से बाहर निकला और एल डियाबो की तरफ तेजी से दौड़ा। उसने अपने हाथ उठाया जिसमें चाकू था और एल डियाबो के गले में घोंप दिया। सब कुछ पल भर में हो गया था। हर कोई हैरान हो गया और कोई ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो गया। एल डियाबो की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशंस थे। ये शॉकिंग एक्सप्रेशंस जल्द ही दर्द में बदल गए। उसका विशाल शरीर पीछे की ओर झुका, चाकू उसके गले से बाहर निकल गया और वो अपने हाथों से खून रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन समस्या की बात यह थी कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। ये सब कुछ सेकंड्स में हो गया। इससे पहले कि गार्ड्स कुछ कर पाते, रेजी जमीन पर बैठ गया और अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रख दिया। यह स्पष्ट संदेश था कि वो आत्मसमर्पण करना चाह रहा है। वो चिल्लाया, मैं जानता हूं मैंने क्या किया है, मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। वो गार्ड्स को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसका एकमात्र लक्ष्य एल डियाबो था। वो किसी और की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। गार्ड्स ने रेजी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसे सॉलिड कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास में डाल दिया गया। पूरी जेल अलर्ट पर आ गई। एल डियाबो की मौत जेल में बड़ी केओस कर सकती थी, इसीलिए सभी कैदियों को सेल में डाल दिया गया
और किसी को भी बाहर आने की अनुमति नहीं थी। अब रेजी को दूसरे हत्या का सामना करना था। इसका मतलब था कि अगर उस पर मुकदमा चलाया जाता तो उसे मौत की सजा मिलने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। इस अपराध से बचने के लिए रेजी के पास कोई रास्ता नहीं था। सभी ने देखा था क्या हुआ है और उसने खुद ये स्वीकार भी किया था। एकमात्र चीज जो उसे बचा सकती थी वो ये थी कि वो कहता कि ये अपराध उसने आत्मरक्षण के लिए किया है, और ये कुछ हद तक सच भी था। लेकिन फिर भी अगर वो जज के सामने ये साबित कर देता कि ये अपराध उसने आत्मरक्षण के लिए किया है, फिर भी उसे 10 साल एकांत कारावास में बिताना पड़ता। रेजी बहुत निराश हो गया था। उसे लगा कि उसका भविष्य अंधकार में है। जब उसे स्टेट द्वारा नियुक्त वकीलों की सूची दी गई, जिसमें से उसे किसी एक वकील को चुनना था जो उसका मुफ्त में केस लड़ सके, तो उसने ज्यादा सोचा नहीं और रैंडमली एक वकील को चुन लिया। उसे लगा कि अंत में उसे उम्र कैद या मौत की सजा मिलेगी, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल ही गलत था। उसके द्वारा चुने गए रैंडम वकील क्रिस्टोफर ब्लॉट ने कुछ ऐसा किया जिसका रेजी ने कल्पना भी नहीं किया था। इस वकील ने कुछ ऐसा खोज निकाला जो सब कुछ बदल देने वाला था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब वकील ने पहले के मामले में गहराई से जांच शुरू की। वो हत्या का मामला था जिसके कारण रेजी को जेल भेजा गया था। ये 1994 में एक ब्रोथल के सामने हुई हत्या का मामला था। पीड़ित 29 वर्षीय फिलिप गोंजालिस था। जब 2 पुलिस अधिकारी, एक पुलिस और एक महिला क्राइम सीन पर पहुंचे तो उन्होंने एक ब्रोथल के मैनेजर यानी जॉन जोन्स को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। ब्रोथल अवैध था, इसलिए जॉन जोन्स इस मामले का मुख्य गवाह बन गया। जॉन के अनुसार उसने ब्रोथल के दूसरे मंजिल से जो कुछ भी हुआ वो सब देखा था। पीड़ित फिलिप गोंजालिस अपनी कार से उतरा और ब्रोथल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने एक विशेष व्यक्ति से मिलने की गुजारिश की थी, लेकिन उसे बताया गया कि वो व्यक्ति वहां नहीं है। इसके बाद फिलिप्स अपनी कार की ओर बढ़ा। तभी 3 हथियारबंद टीनेजर्स उसके पास आए। उनकी दिखावट से ये साफ नजर आ रहा था कि वो किसी गैंग के सदस्य हैं। उन्होंने फिलिप्स से पैसे मांगे, लेकिन फिलिप्स अंग्रेजी नहीं बोलता था और वो उन्हें समझ नहीं पाया। अचानक से उन टीनेजर्स ने उस पर गोली चला दी और वो एक गली के रास्ते से वहां से भाग गए। जॉन जोन्स ने कहा कि इन 3 व्यक्ति में से एक लंगड़ा रहा था। उसने अनुमान लगाया कि शायद हमला के दौरान वो घायल हो गया था। या तो किसी अपने साथी ने उस पर गोली चला दी थी या फिर हमले के दौरान उसने गलती से खुद को गोली मार ली थी। जिस पुलिस अधिकारी को ये केस सौंपा गया था, ये उसका पहला क्राइम केस था। उसने उस इलाके के अन्य मामले में गिरफ्तार हुए कैदियों से पूछताछ शुरू की। इन अपराधियों में से एक रेजी था। रेजी उस समय 19 साल का था और जैसा कि पहले बताया गया है, वो एक गैंग के साथ गांजा बेचने का काम करता था। इसके अलावा उसके पैर में भी गोली लगी थी, जो जॉन द्वारा वर्णित टीनेजर से मेल खाता था। इस आधार पर रेजी पर हत्या का केस लगा दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जैसे जैसे वकील इस केस की गहराई में घुसता गया, उसे कई सारी चीजें रेजी के पक्ष में मिली। कल्पना कीजिए कि उसे ये साबित करने में 3 साल लग गए कि इस केस का रेजी से कोई लेना देना नहीं है। वकील ने साइंटिफिक एविडेंस से साबित किया कि पीड़ित फिलिप गोंजालिस पर ऊंचाई से गोली चलाई गई थी। उसके शरीर में गोली लगने का एंगल ऐसा था जैसे कि गोली ऊपर से आई हो। इसका मतलब था कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी वो सड़क पर हो ही नहीं सकता, जहां कथित तौर पर गोली लगी थी। गोली किसी पड़ोसी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से आई होगी, शायद बोतल के मैनेजर जॉन के कमरे से, जिसने दावा किया था कि टीनेजर्स ने गोली चलाई थी। ये संभव था कि हत्यारा जॉन जोन्स ही था। इसके अलावा ना ही क्राइम सीन पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही कोई डीएनए जो ये बताए कि रेजी क्राइम सीन पर मौजूद था। यहाँ तक कि वहाँ कोई गवाह भी नहीं था जो ये बताए कि रेजी ने यह हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वकील ने खोजी थी वो ये थी कि रेजी के पैर में जो घाव था वो पुराना घाव था। रेजी को ये गोली 13 साल की उम्र में लगी थी, यानी जिस अपराध में रेजी को पकड़ा गया था उससे 6 साल पहले। इससे ये पता चलता था कि जिस पुलिस वाले ने रेजी को पकड़ा था उसे ये पता था कि ये एक पुराना घाव है और रेजी लंगड़ा भी नहीं रहा था। यह स्पष्ट था कि इस मामले की जांच कर रही पुलिस इस केस को जल्द से जल्द बंद करना चाह रही थी। जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया कि ये उसका पहला क्राइम केस था, इसीलिए वो अपने रिकॉर्ड में जल्द से जल्द एक जीत दर्ज करना चाहती थी। उसे देखा कि रेजी एक गैंग का सदस्य है तो उसने गरीब रेजी पर यह पूरा आरोप लगा दिया। हालांकि रेजी ये कहता रहा कि वो निर्दोष है। जेल में रहते समय भी रेजी ने लंबे समय तक जेल की लाइब्रेरी में कानून की किताबें पढ़ी और झूठे आरोप के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा। अपनी सजा के दौरान भी रेजी हिंसा से दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन समस्याएं उसके पीछे आ रही थी।
उसने अपने बचाव में खड़ा रहना पड़ा और इस मामले में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और तो और उस पर एक ऐसा आरोप लग गया जो उसने किया भी नहीं था। कल्पना कीजिए कि वकील ने इस मामले पर 3 साल तक काम किया। इन 3 वर्षों के दौरान रेजी एकांत कारावास में था। एल डियाबो की हत्या के बाद अंत में जज ने फैसला सुनाया कि रेजी पहले आरोप का दोषी नहीं है, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। जहां तक एल डियाबो की हत्या का सवाल था, उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर से हटाकर सेकेंड डिग्री मर्डर कर दिया गया और रेजी को एल डियाबो की हत्या के संबंध में 10 साल का एकांत कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में लंबा समय लग गया और जब तक फैसला आया रेजी एकांत कारावास में 8 साल बिता चुका था। इन 8 वर्षों को सजा में गिना गया, इसीलिए उसे सिर्फ और 2 साल काटने थे। रेजी ने अपनी सजा के आखिरी 2 साल पूरे किए और आखिरकार 2009 में जेल से रिहा हो गया। उसने जेल में कुल 16 साल बिताए थे, जिनमें से 10 साल उसने एकांत कारावास में बिताए थे। हालांकि उसने कठिन समय देखा था, लेकिन वह अपनी आजादी से काफी खुश था। जेल से वापस आने के बाद रेजी ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए और आखिरकार 2017 में लॉस एंजलिस गवर्नमेंट ने उसे 5.2 मिलियन का मुआवजा दिया गया। बेशक ये करोड़ों रुपए उसकी जेल में बिताए गए समय की भरपाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकता था। पैसों की चिंता अब नहीं होगी। उसकी कहानी ये याद दिलाती है कि बेशक कितना भी अंधेरा हो, वहाँ एक आशा की किरण जरूर होती है। हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को अगर ऐसी ही जेल एस्केप या बैंक रॉबरी की कहानी देखनी है तो मैंने इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो जरूर देखें। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे इस छोटे से चैनल को मोनेटाइज होने में मदद करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अलविदा।